मैं 4 महीने से यही तो बोल रहा हूँ कि ममता गलत रास्ते पर निकल पड़ी। वोटर के पास जाना था, वो चुनाव आयोग से लड़ती रही और ममता की नहीं होती। पॉलिटिक्स में आप एक कदम गलत उठाओ, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वो सयानों ने कहा है ना कि वक्त से डरना चाहिए। अब जो मान जाए वो सही है और जो ना माने उसकी हालत ममता बनर्जी जैसी होती है। दरअसल ममता बनर्जी इतनी गलतियां कर चुकी हैं। जब सत्ता हाथ में थी, हर गड़बड़ घोटाला उनकी नजर से गुजरता था और वो आंख बंद करके बैठी रहती थी। चुनाव आते आते तो बौखला गई, हार सामने देख करके। हर बात पे अदालत अदालत खेलना, अमित शाह मोदी जी को गाली देनी। इसीलिए आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, मेरे शो में भी उन्होंने कहा और भी कई जगह कहा कि ममता की हालत बहुत बुरी होगी, और वो हम आज देख रहे हैं वैसा ही होते हुए। भाऊ ने क्या कहा था मेरे शो में, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने और विधानसभा में 58 विधायकों के विद्रोह के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 28 साल के इतिहास के सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है। एक और बात है, ममता सत्ता के बिना नहीं रह सकती, और अब इतना ही नहीं, सत्ता के लिए इतनी बेचैनी है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी को टीएमसी से संसद भेजने की तैयारी की जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, संसद जाने की तैयारी में बैठी हुई है। टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर गौरव गांगुली के जरिए यूसुफ पठान को मैसेज भिजवाया कि वो बहरामपुर से लोकसभा सीट को छोड़ दें, वहां से इस्तीफा दे दें, ताकि उपचुनाव में ममता को वहां से सांसद बनाया जा सके। लेकिन अब देखिए, वही मैंने शुरुआत में कहा था ना कि वक्त जो है कभी कभी सामने आके खड़ा हो जाता है। तो यूसुफ पठान ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। टीएमसी के लिए ये जो संकट है, केवल पार्टी का संकट नहीं है, ममता बनर्जी के घर में भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि ममता के भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के प्रति एकदम खुल्लम खुल्ला विरोध सामने आप सब देख रहे हैं। हालांकि पार्टी का जो नेतृत्व है वो ये दावा कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संकेत तो बिल्कुल सही मिल रहे हैं और ये चिंता गहराती जा रही है। विधानसभा का संकट लोकसभा और राज्यसभा तक जा सकता है। तो अगेन भाव की भविष्यवाणी सत्य हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भाऊ ने एग्जैक्टली क्या कहा था। भाऊ ने एग्जैक्टली ये कहा था कि ममता के हाथ से टीएमसी निकल रही है। और देखिए, अब ये वक्त आते आते अभिषेक की अकल भी ठिकाने आ गई है। एक बार नहीं, भाऊ ने कई बार ये वाली बात कही। जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उनके लिए बुरा भला कह रही है, वो अब उनके सामने आ रहा है। और जरा ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली भाऊ ने क्या कहा। देखो, अब ये होता है ना कि पार्टी टूटेगी, कितने टूटेगी, इस पर चर्चा चल रही है। अरे महाराष्ट्र में पार्टी टूटी नहीं है, उद्धव से पार्टी छीनी गई है, शरद पवार से पार्टी छीनी गई है। उसके बाद अगर बंगाल में टीएमसी के बारे में क्या होगा तो वो सोचो कि टीएमसी ममता और अभिषेक के हाथ से छीनी जाएगी। वो लाइन लगाकर बैठे कि चलो हम बीजेपी में आते हैं।
उनको बोला गया, किसी को उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया, कोई भी टीएमसी से आएगा तो उसको हम लेने वाले नहीं है। उसका मतलब साफ है, तुम अपनी पार्टी संभालो, ममता को लीडरशिप से हटा दो, तुम रहो, हम तुमको संभालेंगे। ये है, ये खबर कहीं नहीं मिलेगी, ये किसी ने मेरे कान में आकर नहीं बोली है। मैं जो देखता हूं वो ताड़ता हूं, उससे क्या निकलता है। तो अगर नहीं लोगे तो वो क्या करेंगे? वो सीपीएम में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे? नहीं, उनको जो ऑफर दी होगी वो क्लियर ऑफर है। मैं मानता हूं, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन वो ऑफर सीधी है, तुम में से एकनाथ शिंदे ढूंढ लो, अजीत दादा पवार ढूंढ लो, ममता को हटा दो, तो ममता नॉन प्लस हो जाती है। ममता उद्धव ठाकरे और शरद पवार बन जाती है। तो मोदी और शाह जिस ढंग से गेम खेलते हैं, वो राहुल गांधी जैसा गेम नहीं खेलते, या केजरीवाल जैसा गेम नहीं खेलेंगे। तो लाइन क्लियर है, उनको ममता से पार्टी छीनी जाने के लिए कोशिश होगी, और इसलिए तुम इकट्ठा होते जाओ। अब थोड़ा चांस मिला, वो काकुली घोष कोई है, उनको जी वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी, यानी उसके बारे में ममता के दिमाग में शक डाल दिया, संदेह डाल दिया कि ये टूटने वाली है। वो तो टूटी नहीं है, लेकिन उसको वो सिक्योरिटी दे दी। ये पॉलिटिकल गेम है, उसको सिक्योरिटी देने का मतलब क्या है कि ममता और अभिषेक के दिमाग में उसके बारे में शक का बीज डाल दिया। अब ये कहीं गॉसिप में नहीं मिलेगा, तो खबरों में नहीं मिलेगा। ये तरीका होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जब खेला जाता है तो इसी ढंग से खेला जाता है। ओपनली छुरा लेकर कोई मर्डर करने निकलता नहीं, मर्डर हो जाने के बाद दुनिया को पता चलता है। तो ये बाइट जर्नलिज्म हो गया। तो अगर पहले ही दिन बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है कि हम टीएमसी से आने वाले किसी को अपनी पार्टी में नहीं ले, तो नहीं लेंगे तो क्या कर सकते, ये सोचो। तो पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे का क्या हो गया, तो पता चलेगा कि अजीत दादा का क्या हुआ था। तो टीएमसी को उसी तरीके से टैकल किया जाएगा ताकि पार्टी बनी रहे, लेकिन ममता दुर्बल होती जाए, वीक होते जाए। और ममता वीक हो गई, अगर उसके पीछे 2-3 हजार लोग उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं होते तो ममता की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। अब ये कोई बताएगा नहीं, ये असली पॉलिटिक्स है, लेकिन वो बताएगा नहीं क्योंकि समझ ही नहीं है पॉलिटिक्स की कि खिलाड़ी किस ढंग से खेलेगा, वो देखना पड़ता है। और अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग तरीके से खेलते हैं। तो बंगाल की राजनीति उस तरफ जा रही है, और इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि बंगाल एक तरीके से गुजरात बनेगा। जैसे गुजरात में बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, अब बंगाल में बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। जिस ढंग से बंगाल जीता है उसी ढंग से पंजाब में काम शुरू हो गया है। अगर मोदी है तो बंगाल मुमकिन है, तो मोदी है तो पंजाब क्यों नहीं मुमकिन है? मुमकिन करने की कोशिश करेंगे। मैं आज नहीं ये बोल रहा हूं कि पंजाब भी बीजेपी जीत जाएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से बंगाल में चुनाव के लिए लड़ाई की गई, बिल्कुल उसी लेवल पर, उसी तरीके से पंजाब का चुनाव लड़ा जाएगा। अभी 8 महीने बाकी है, और जितनी मुझे जानकारी है, पिछले 2 साल से पंजाब में ये काम की बिसात बिठाई गई है। भाऊ, आपको अंदर की सारी बातें पता रहती हैं, और अक्सर हम लोग बात भी करते हैं कि टीएमसी में से कोई जो है एकनाथ शिंदे होना चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई यहाँ एकनाथ शिंदे है? मुझे मालूम नहीं, वहां के नाम भी मुझे पता नहीं। मैं उसकी स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं। जी जी बिल्कुल। मैं उसकी स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं कि किस ढंग से टीएमसी को अमित शाह या बीजेपी हैंडल करेगी। हम पार्टी तोड़ते हैं, हम पार्टी कब्जा करते हैं, नहीं भाई, तुम्हारी पार्टी तुम चलाओ। हाँ, उसमें ममता नहीं चाहिए, अभिषेक नहीं चाहिए, तो दूसरे किसी को उठना खड़ा होना पड़ेगा। परिवार से पार्टी का छुटकारा दे दो।
एकनाथ शिंदे ने क्या किया, उद्धव ठाकरे की परिवार से शिवसेना को छुटकारा दिया। वही बंगाल में हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये अंदर की बात मुझे कोई बताता नहीं, मैं वो देखने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये क्या चल रहा है। तो वो चल रहा है। और दूसरी बात उन्होंने की है, जिस ढंग से बंगाल की जनता को उस डर से निकाला है, भय से निकाला है, तो आज बांग्लादेशियों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आम जनता अपने आसपास के, अपने मोहल्ले में, अपने गली कुचे में कोई संदेहास्पद रहता है, उसको ढूंढते हैं, पुलिस को खबर देते हैं। और पुलिस को आम शुभेंदु अधिकारी ने तो बोल दिया खुला, तुमको मिलता है तो पकड़ो, पुलिस थाने के लेके जाओ। तो पुलिस भी डर जाती है। अब बंगाल के पुलिस की भी हालत इतनी बुरी है कि 10-15 साल उन्होंने ममता की गुलामी की है। तो हम ममता के गुलाम नहीं, ये दिखाने के लिए और बीजेपी से लॉयल्टी दिखाने के लिए वही टीएमसी वालों को ज्यादा पीटेंगे। इनके गंदे गंदे काम जो है, जो आज तक छुपाए, वो बाहर निकाले जाए। तो ये होने वाला है। वो अपने तरीके से चल भी शुरू हो गए। और दूसरा जो तरीका है कि सीएए अगर ममता रोकती नहीं तो एसआईआर नहीं आता, और एसआईआर नहीं आता तो आज की ये हालत ममता की नहीं होती। पॉलिटिक्स में आप एक कदम गलत उठाओ, उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब कोर्ट में जाते रहो, कोर्ट में जाके सड़ते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अब एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने पीठ थपथपाई है चुनाव आयोग की। बिल्कुल, क्या हो, तो गलत रास्ते पर जाओगे तो ये होने वाला है। मैं 4 महीने से यही तो बोल रहा हूं कि ममता गलत रास्ते पर निकल पड़ी। वोटर के पास जाना था, वो चुनाव आयोग से लड़ती रही और सुप्रीम कोर्ट जाती रही, उसकी जरूरत नहीं थी। और भाऊ, बंगाल में चुनाव के बाद एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ है। आप भी समझ रहे होंगे, फाल्ता से जहांगीर का मैदान छोड़ के भागना। मतलब ये तो उसको तो मालूम था वो हारने वाला है। फाल्टा का जो चुनाव का नतीजा है वो इम्पोर्टेंट मैं इसलिए मानता हूं कि फाल्टा में वोटिंग हुआ वो फुल्ली निर्भय हुआ, जितना 293 जगहों पर नहीं हुआ। उस वक्त भी 23 और 29 अप्रैल को लोगों के मन में थोड़ा डर था कि फिर भी आ गई तो। वो डर 21 मई को नहीं था। उस वोटिंग से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। बीजेपी जीते हारे, सरकार बनने में फर्क नहीं पड़ने वाला था स्ट्रिंग पर। फिर भी लोग घर घर से निकले, तो वो वोटिंग करने आने वाले लोग क्या बोल रहे थे, उनके चेहरे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बोले 15 साल के बाद हम पहली बार वोट कर रहे हैं। तो वो निर्भय वोटिंग था और उसमें बीजेपी को 71% वोटिंग मिला। और एक बात है कि जहांगीर ने विड्रॉ किया है, वो उन लोगों को पता था जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते थे। कुछ 45-50 हजार लोगों ने सीपीएम को वोट दिया, लेकिन जहांगीर को नहीं दिया, टीएमसी को नहीं दिया। इसका मतलब, सबसे बड़ा मतलब यह है कि भारत का वोटर बहुत ज्ञानी हो चुका है, समझदार हो चुका है। अगर वहां का कैंडिडेट विड्रॉ करता है, उसका नाम ईवीएम पर है, लेकिन लोग उसको वोट नहीं दे रहे, लेकिन बीजेपी को देना नहीं है, तो उन्होंने सीपीएम को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस को कुछ 10,000 वगैरह वोट मिले, तो नहीं तो सिर्फ चलो अकेले बीजेपी को दिया, ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब वो साफ है कि लोग बिना डरे वोटिंग को निकले 21 मई को। जो स्थिति 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को नहीं थी। तो ये साफ साफ बता रहा है कि जिस ढंग से हिंदू एकजुट हुई है, तो मैं उसको हिंदू कंसोलिडेशन नहीं बोलता, मैं उसको हिंदू वोट बैंक भी नहीं बोलता। मैं बोलता हूं कि हिंदू जिहाद पर निकल पड़ा है कि हमको अभिमान से हिंदू करके जीना है। अगर जीने नहीं दोगे तो तुमको मारकर हिंदुत्व जिंदा रखेंगे। बाकी सारे मुद्दे लोगों ने अलग किए। बंगाल का
चुनाव हमको एक बता रहा है कि हिंदू कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, हिंदू जिहादी बनता जा रहा है। खाली पेट रहेंगे, भूखे रहेंगे, महंगाई चलेगी, लेकिन सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा संदेश बंगाल से निकल कर आया। अब जो पार्टी सेक्युलरिज्म, संविधान वगैरह नाटक करेगी ना, उसको हारना पड़ेगा। बंगाल से निकलकर आया हुआ ये सबसे बड़ा संदेश है। जो समझेगा वो बचेगा, नहीं तो इस सुनामी में डूबकर मरेगा। और भाऊ एक माइंडसेट और देखने को मिल रहा है ना, जो आने वाले, मैं समझती हूँ कि जो 2027 के चुनाव है, उससे भी आगे जो चुनाव होंगे, ममता को नंदीग्राम से कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वही तो ममता की गलती है, मैं मानता हूं। ममता अगर फाइट बैक करना चाहती है तो मैं मानता हूं कि ममता को नंदीग्राम से जाकर उपचुनाव में खड़ा होना चाहिए। अब देखिए वही हो रहा है, पार्टी हाथ से निकली जा रही है और कितनी भद्द पिट रही है। टीएमसी के पास इस समय लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं और किसी भी तरह की टूट से विपक्षी राजनीति में उसका प्रभाव कमजोर कर सकते हैं, कमजोर हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि गुटबाजी बढ़ती है तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंचेगा। तो पार्टी के जो उनका सिंबल है घास फूल, उस पर किसका कब्जा होगा, किसका अधिकार होगा, ये प्रतीक केवल चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के आंदोलन की पहचान भी माना जाता है, जिसने वामपंथी मोर्चे के 34 वर्षों के शासन का अंत किया था। आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी कितनी बड़ी मुसीबत के सामने खड़ी है, या यूं कहिए कि ममता बनर्जी के सामने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। और अब तो ये जो चुनाव चिन्ह है, इसमें कई सारे और चिन्ह जोड़ करके अब देखिए सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत।